तो स्टार्ट करते हैं भाई मॉड्यूल नंबर 3। मैं मोस्ट प्रोबेबली इसको मॉड्यूल नंबर 12 दूंगा नाम इसका। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो है अपने डेटा कम्युनिकेशन एंड आईपी एड्रेसिंग, टीसीपी आईपी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। यानी इसमें हम नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो ये मोस्ट प्रोबेबली हमने इसके कुछ क्वेश्चंस पहले कर रखे हैं, थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडेम के बारे में चर्चा करेंगे। मॉडेम क्या होता है, अपने मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है, सबको मालूम है कि मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है अपने, कौन सी प्रक्रिया में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करती है। कौन सी करती है भाई, ये करती है मॉड्यूलेशन। ओके, मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद में आता है हब जो है वो ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर काम करता है। किस लेयर पे काम करता है, ये काम करता है अपने फिजिकल लेयर पे। ओके, इसके बाद में आता है निम्न में से किस हब को शक्ति स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। शक्ति स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, वो है अपना क्या, पैसिव हब। ओके, पैसिव हब, यानी कि इसमें क्या बोलेंगे इसको, क्वेश्चन को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हब डज नॉट रिक्वायर पावर सोर्स। पावर सोर्स की आवश्यकता किसको नहीं होती है, वो होता है अपना पैसिव हब। देखिए हब जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अपना एक्टिव हब और एक होता है पैसिव हब। पैसिव हब क्या होता है, सिंपली अपने 2-4 तारों को जोड़ दिया तो वो क्या कहलाएगा, पैसिव हब कहलाएगा। और एक्टिव हब में क्या होता है, अलग से पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सही ढंग से काम कर पाए। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, एक्टिव हब ज़्यादा अच्छा होता है ना। लेकिन हमारा आंसर क्या है, पैसिव हब है, ध्यान में रख लेना। इसके बाद में आता है RIP। RIP क्या फुल फॉर्म क्या आता है, रेस्ट इन पीस, नहीं, है ना, इसमें रेस्ट इन पीस नहीं होती है, ये होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ओके, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो राउटिंग की इंफॉर्मेशन को रखता है। ओके, इसके बाद में आता है मॉडेम का क्या उपयोग है। क्या उपयोग है भी मॉडेम का, इंटरनेट से जोड़ना। ठीक है, इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है मॉडेम, और ये किस तरह से करता है, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया के द्वारा करता है। ठीक है, इसके बाद में आता है रिपीटर। रिपीटर ओएसआई की किस मॉडल पर काम करता है। रिपीटर ओएसआई की किस मॉडल पे काम करता है, वो है लेयर नंबर 1। मैंने ओएसआई जो लेयर है और सारा मॉडल है, मैंने पिछली वीडियोस में कवर करा रखा है, तो अगर आपको देखना है तो आप वीडियो देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आएगी। ठीक है, देखिए इसमें आपको सबसे पहले आप अगर नॉलेज ग्लोब अगर लिख दें तो आपको ये वाला नहीं चैनल, है ना, नीचे आएगा मेरा चैनल आएगा जिस पे KG लिखा हुआ है ना। तो इसमें अगर आप वीडियोस में जाओगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस मालूम चल जाएगी। और इसमें आप चले जाना देखो प्लेलिस्ट में, और तो मैंने इसमें प्लेलिस्ट में देखिए 5 वीडियोस डाल दी है। तो आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से ये आपके 5 वीडियोस बहुत ज़्यादा काम की हैं। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में मॉड्यूल 10-11 जो वीडियो है, इसमें मैंने काफ़ी जो इसमें OSI मॉडल वगैरह समझा रखे हैं और हिंदी में समझा रखे हैं। थोड़ा कमेंट वगैरह कर दिया करो ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई कुछ लोग देख रहे हैं, है ना। कुछ भी कमेंट लिख दिया करो, बस गाली गलौज नहीं करना। ठीक है, चलिए इसके बाद में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। कौन सा नेटवर्क उपकरण यानी कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई यानी बढ़ा देना। देखिए किसी भी सिग्नल, ये मान लीजिए छोटा सा सिग्नल है, इसमें नॉइज़ भी है, एम्पलीफिकेशन के बाद में क्या होता है, ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, और ये सिग्नल क्या हो जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है। तो कौन करता है भाई, रिपीटर करता है। ठीक है, रिपीटर इसको क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है सिग्नल को। ठीक है, हालांकि ये असल में अगर आप कोर नेटवर्किंग में जाए तो रिपीटर ऐसा काम देखिए नहीं करता है। ठीक है,
रिपीटर उस सिग्नल को रीजनरेट करता है जो कि लो हो चुका है, इस सिग्नल को रीजनरेट करेगा, उसको एम्पलीफाई नहीं करता है। लेकिन इसमें आपने क्वेश्चन दिया हुआ है तो अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क कंपोनेंट है, नेटवर्क का कंपोनेंट कौन सा है ना। निम्नलिखित में से कीबोर्ड नहीं है, जॉयस्टिक नहीं है ना, ये नेटवर्क से नहीं जुड़े हुए थे। डिस्प्ले यूनिट इंटरनेट से नहीं जुड़े हुए थे, यानी कि जो इंटरनेट से जुड़े हुए होती है ना वो हमें बताना है। तो गेटवे क्या होता है, वो इंटरनेट से जुड़े होता है ना। गेटवे फायरवॉल क्या है, एक प्रकार की गेटवे है ना, ये भी बात आप ज़रा ध्यान में रखना। ओके, इसके बाद में आता है ज़्यादातर स्विच ओएसआई मॉडल में किस लेयर पर काम करते हैं। ज़्यादातर स्विच ओएसआई मॉडल लेयर पर, स्विच देखो लेयर नंबर 2 पे काम करते हैं। याद रखना है अपन को, बहुत सिंपल रूप से याद करना है अपन को, है ना। लेयर नंबर 2 पे कौन काम करता है, स्विच काम करता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी धीरे लग रही है तो फास्ट कर लेना, ठीक है। और इसके बाद में आता है अपना अगला क्वेश्चन, कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस। अच्छा, एक और बात कि अगर आपको वीडियो में कम समझ में आ रहा है तो कोई नीचे कमेंट कर दो, और अगर आपको याद नहीं हो रहा तो वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए। अपनी यूट्यूब में ही फीचर देते हैं डाउनलोडिंग का, तो उसको बार बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी, है ना। याद करने का सिस्टम क्या है, आप कुछ भी करते वक्त, कुछ अपना काम करते वक्त, या फिर आप जब आराम कर रहे हो, बैठे हो दोपहर में, तो इसको फ़ोन को उल्टा रख के एटलीस्ट आप इसको सुन भी लेंगे तो भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो जाएंगे। देखिए, वीडियो को कंप्लीट करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपन करते क्या है कि पूरी 1 घंटे की जो वीडियो है मैंने तो बड़ी कर रखी है ना। अब आप लोग क्या करोगे, इसको आधा घंटा देख लोगे और काम ख़त्म, है ना। वहीं पे रुक मत जाना, क्योंकि हमेशा किसी काम को जब ले लिया है आपने तो पूरा कंप्लीट करके रखना चाहिए, तभी अपन को कुछ सक्सेस मिलती है लाइफ में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस विभिन्न नेटवर्क से आने वाले डेटा को परिवर्तित करता है, यानी कि परिवर्तित करता है, यानी चेंज करता है। चलिए इंग्लिश में देखते हैं, कन्वर्ट करता है, ठीक है। विच नेटवर्किंग डिवाइस कन्वर्ट्स, यानी कन्वर्ट करता है आने वाले डेटा को डिफरेंट नेटवर्क से। तो कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस करता है, ज़रा देख लेते हैं। ये करता है गेटवे। भाई गेटवे का काम क्या होता है, 2 प्रोटोकॉल्स को जोड़ने का काम करता है गेटवे, है ना। फायरवॉल भी एक प्रकार का गेटवे है। इसके बाद में आता है नेटवर्क स्विच कितने प्रकार के होते हैं। नेटवर्क स्विच कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला पेज, इसमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस जो है एकदम ऐसा लगेगा कि सब देखे देखे से लग रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं, इस उस डिवाइस का नाम क्या है जो अलग प्रकार के नेटवर्क लैन को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। तो लैन को जोड़ने में उपयोग किया जाता है, वो कौन होता है भाई, वो राउटर होता है ना, यही काम करता है। और 2 प्रोटोकॉल्स को अगर जोड़ना है तो वो गेटवे काम करता है। इसके बाद में आता है निम्नलिखित में से नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है ना। हमें ये पता करना है कि नेटवर्किंग डिवाइस नहीं कौन सा है। तो भाई राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है, फायरवॉल एक नेटवर्किंग डिवाइस है, स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। जबकि कीबोर्ड एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, इसके बाद में आता है ट्रांस रिसीवर। अब ट्रांस रिसीवर क्या होता है, उसमें देखो 2 चीज़ें होती है, एक तो ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रांसमीटर क्या होता है, जो सिग्नल को भेजता है, और रिसीवर क्या करता है, जो सिग्नल को प्राप्त करता है। यानी एक ऐसा डिवाइस जिसमें ये दोनों चीज़ें होती है वो क्या कहलाता है, ट्रांस रिसीवर कहलाता है ना। अब क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ट्रांस रिसीवर को विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क क्या कहा जाता है, को थोड़ा इंग्लिश में देखना पड़ेगा इसको, है ना। ट्रांस रिसीवर कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क। व्हाट इज ट्रांस रिसीवर कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क, है ना। क्या है इसका आंसर, मीडिया एक्सेस यूनिट। मीडिया एक्सेस यूनिट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बेकार है, समझ में कम आ रहा है,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर के कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी घर का इंटरनेट है, आपको घर के इंटरनेट से आपको कनेक्ट करना है, इसकी अनुमति देने के लिए कौन सा उपकरण यानी डिवाइस का यूज़ होता है? कौन से डिवाइस का यूज़ होता है भाई? मॉडेम का यूज़ करते हैं हम, है ना। मॉडेम लगाने के बाद ही हम इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हैं, जबकि मॉडेम से अगर आप राउटर कनेक्ट कर दो, एक और बॉक्स होता है ना राउटर, है ना, वो भी वाईफाई वाला राउटर, ठीक है, अगर वो कनेक्ट कर दो तो आपको इंटरनेट तो यहाँ से मिलेगा मॉडेम से, और राउटर से आपको वाईफाई मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होएगा, आपके वाईफाई से इंटरनेट चलने लगेगा, ठीक है, बहुत इजी है। चलिए, इसके बाद में आता है OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में रूटिंग यानी राउटिंग बोल देते हैं हम तो, किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है भाई? नेटवर्क लेयर के द्वारा किया जाता है ना। मैंने 7 लेयर्स पढ़ाई है, आप 7 लेयर्स को दोबारा देखना। चलिए, तो नेटवर्क लेयर पर क्या करता है? राउटिंग का काम किया जाता है ना। इसके बाद में आता है एक्सेस पॉइंट्स। एक्सेस पॉइंट्स का अनुप्रयोग क्या है? एक्सेस पॉइंट किस यूज़ में आते हैं? डेटा के प्रसारण और प्राप्त करने के लिए आते हैं भाई। एक्सेस पॉइंट्स होते क्या हैं? एक तरह का मान लीजिए दरवाज़ा होते हैं, है ना, जहाँ से किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं यानी प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसको प्राप्त करना और प्रसारण करना। जैसे कि आपके घर का जो गेट है वो एक एक्सेस पॉइंट है। किसका? आपके खुद के घर का। आपके घर के अंदर जाने के लिए आपके गेट में से जाना पड़ेगा, तो आपका गेट क्या है? वो एक एक्सेस पॉइंट है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है डायनेमिक रूटिंग। डायनेमिक रूटिंग का दूसरा नाम क्या है? क्या है भाई डायनेमिक रूटिंग का दूसरा नाम? वो होती है एडेप्टिव राउटिंग। एडेप्टिव राउटिंग इसका दूसरा नाम है। डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे अच्छा और रास्ता चुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाई डेटा ट्रांसफ़र करना है हमें और हमारे पास 2-3 रास्ते हैं, तो सबसे अच्छा रास्ता चुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन ऐसा होता है? वो होता है भाई राउटिंग का प्रयोग किया जाता है। और राउटिंग कौन करता है? राउटर करता है ना। राउटर क्या होता है? एक तरीके का वो पुलिस ऑफिसर होता है, मैंने आपको पहले बताया था, पिछली वीडियोस में बता रखा है, जो कि क्या करता है? ट्रैफिक को रूट करता है, यानी किधर वाला जो डेटा है वो किस तरफ जाएगा, वो काम कौन करता है? राउटिंग करती है, ठीक है। फिर आता है राउटिंग में आता है स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग का दूसरा नाम क्या है? उसको क्या कहते हैं? गैर अनुकूली राउटिंग। तो इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा अपन को। इसको क्या कहते हैं? नॉन एडेप्टिव राउटिंग। ओके, नॉन एडेप्टिव राउटिंग कहते हैं इसको। इसके बाद में होता है IPv4 का पूर्ण रूप क्या है? IPv4 का पूर्ण रूप क्या है? इसको बोलते हैं भाई इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ओके भाई, 2 तरह के इंटरनेट प्रोटोकॉल आए थे। एक तो आया था इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, एक आया था उसके बाद में आया था 6, है ना। लेकिन आजकल हम लोग आज भी ज़्यादातर वर्जन 4 का यूज़ ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल्स में अगर आप IP देखो तो IP वर्जन 6 दिखाई देगा आपको, मोबाइल डाटा से अगर चलाते हो तो। चलिए, इसके बाद में आता है IGRP। IGRP क्या है भाई? P पीछे लगा हुआ है तो मे भी एक प्रोटोकॉल होगा, है ना। तो ये प्रोटोकॉल क्या होगा? इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है। जस्ट आपको याद करनी है अभी के लिए। तो IGRP आप समझने के लिए मतलब थोड़ा अगले 1-2 जन्म एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, IPv4 में कितने बिट्स होते हैं? IPv4 में कितने बिट्स होते हैं? कितने होते हैं भाई? 32 बिट्स का होता है IPv4 का एड्रेस। कैसे बताया था? याद करिए ज़रा। इसमें प्रत्येक बिट्स, प्रत्येक जो बॉक्स होता है वो 8 बिट का होता है, यानी 8 1 से 8, ये 16, फिर 24, फिर 32। तो
IPv4 में 4 ब्लॉक्स होते हैं और प्रत्येक ब्लॉक किसका होता है, 8 बिट्स का होता है। अगर आपने ढंग से ऑफलाइन क्लासेस मेरी अटेंड की है तो। चलिए इसके बाद में आता है IPv6 कितने बिट्स का होता है। IPv6 से पहले IPv4 32 बिट्स का होता है, तो IPv6 बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया, वो बनाया था इन्होंने 128 बिट्स का बनाया था। तो इससे इनको काफ़ी टाइम तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस देने में, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें, काफ़ी सालों तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए इसके बाद में आता है निम्नलिखित में से IP एड्रेस क्लास मल्टीकास्ट होता है। मल्टीकास्ट करने के लिए कौन सी क्लास का उपयोग किया जाता है भाई, थोड़ा हैंग हो गया, हाँ अब सही है। चलिए फ़ोन थोड़ा सा दिक्कत करता है मेरे, तो आप कृपया थोड़ा सा माल पानी जो है वो मेरे ट्रांसफ़र कर दो, मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूँगा, ठीक है। चलिए कुछ करोड़ों 2 करोड़ में दे देना आप मुझे। चलिए क्लास डी ऐसा होता है जो कि किस में काम करता है, मल्टीकास्ट में इसका उपयोग किया जाता है। तो मल्टीकास्ट से आप याद रखना क्लास डी, ओके। इसके बाद में आता है क्लास बी में होस्ट बिट के लिए आकार क्या है भाई, होस्ट बिट का आकार क्या होता है क्लास बी में, वो होता है 16। कैसे बताता हूँ आपको, ये देखिए अपने क्लास ABCD कैसे डिसाइड होते हैं, 8 8 8 8, ठीक है। तो क्लास ए में क्या होता है भाई, ये अपना हो गया नेटवर्क बिट और ये हो गए होस्ट बिट, है ना, ये तो क्लास ए में होता है। क्लास बी में होता है 2 नेटवर्क बिट और 2 ही होस्ट बिट होते हैं। तो ज़रा देखिए इसने क्या क्वेश्चन पूछा है, क्लास बी में होस्ट बिट कितने होंगे, तो होस्ट बिट क्लास बी में कितने होंगे, ये 2 हैं, 2 को ज़रा जोड़ें, है ना, यानी ये 8 और ये 8 को जोड़ेंगे तो बन गया 16, है ना। वैसे ही क्लास सी में अगर पूछ ले तो क्या होंगे, 1 2 और 3 नेटवर्क होंगे और 1 होस्ट होएगा। तो क्लास सी में अगर होस्ट पूछ लिया तो आंसर विल बी 8 ओनली, है ना। तो इसको अगर और आपको एक्सप्लेन करना है तो मुझे जस्ट आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए इसके बाद में आता है IP एड्रेस की क्लास A में उच्चतम नेटवर्क क्या है, यानी सबसे उच्चतम हाईएस्ट नेटवर्क कौन सा है भाई, वो होता है अपने 128, है ना, वो इसकी रेंज होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आता है TCP/IP की फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है TCP/IP का, वो क्या है ज़रा देखते हैं। वो होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये तो होता है TCP, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके, वेरी इजी। इसके बाद में आती है TCP/IP में कितनी लेयर्स होती है भाई। TCP/IP पहले बात 2 तरह के मॉडल्स हमने देखे थे, एक तो देखा था भाई, देखो हमने OSI मॉडल, और एक होता है TCP/IP मॉडल, ठीक है। तो TCP/IP OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती है, 7 लेयर्स होती हैं। अब देखिए TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं, तो आंसर आ गया हमारा 4, यानी टोटल 4 लेयर्स होती हैं। इनका कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं, और पूरे नोट्स पड़े हैं अगर मेरे पास, अगर किसी को आपको चाहिए तो, केवल मात्र 2 लाख रुपए में, ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए कितने प्रकार के इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन मौजूद होते हैं, कितने प्रकार के प्रोटोकॉल मौजूद होते हैं भाई, है ना, बेसिकली 2 प्रकार के इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन मौजूद होते हैं। कौन कौन से, एक तो IPv4 वर्जन और एक IPv6 वर्जन। चलिए निम्न में से कौन सी लेयर TCP/IP मॉडल में मौजूद नहीं होती है, यानी देखो ऑब्वियसली OSI मॉडल में तो 7 लेयर्स होती है, और TCP/IP में कितनी होती है, केवल 4 ही लेयर्स होती है।
यानी इसमें कुछ लेयर्स जो है वो मिसिंग है ना, मिसिंग दिख रही है अपन को। तो कौन सी है जो TCP/IP में नहीं होती है, तो वो हो गई अपने USB लेयर। क्यों इसका आंसर USB लेयर है? क्योंकि ऐसी कोई लेयर ही नहीं होती है, इसलिए ये हमारा आंसर है। इसके अलावा देख लीजिए, नेटवर्क लेयर एक लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर एक लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर एक लेयर होती है। अच्छा, इसके बाद में आता है किस देश ने TCP/IP विकसित किया था? कौन से देश ने TCP/IP विकसित किया था भाई? कौन करता है ये सारे खेपे? और मतलब ये बहुत ज़्यादा है ना। ये भी अमेरिका भी, मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने भी अंग्रेज़ों द्वारा अमेरिका का शोषण किया गया था जैसे भारत का किया गया। लेकिन ये देखिए, ये लोग आधुनिकीकरण में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए है ना। इन्होंने इसलिए क्योंकि इन्होंने विज्ञान पर इनका जो क्या कहते हैं, इन्होंने भरोसा किया। और भारत में जो है हम विज्ञान पे भी भरोसा करते हैं और भगवान पे भी बहुत ज़्यादा इस तरफ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आधुनिकीकरण का रास्ता बहुत ज़्यादा अपनाया। यहाँ पे कोई आविष्कार करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, है ना। जबकि भारत में कोई आविष्कार करते हैं तो उनको इतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, दैट्स वाई। अच्छा, इसके बाद में ये और प्रॉब्लम थी कि अंग्रेज़ों ने भारत पे थोड़ा ज़्यादा शासन किया था, है ना। भारत थोड़ा लेट आज़ाद हुआ था, ये भी एक समस्या थी। चलिए, तो इसीलिए क्या हुआ, जो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा होते हैं वो अमेरिका में ही होते थे उस टाइम में। चलिए, TCP/IP मॉडल में लेयर नंबर 4 का नाम क्या था भाई, है ना। TCP/IP मॉडल में लेयर नंबर 4 का क्या नाम है? एप्लीकेशन लेयर। क्या नाम है भाई इसका? एप्लीकेशन लेयर। TCP/IP मॉडल, ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर्स होती है, क्या लेयर्स होती है ना। चलिए, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये तो साइड में आपको जो दिख रहा है वो OSI रेफरेंस मॉडल है और पास में क्या है, TCP/IP कंसेप्चुअल मॉडल है। तो इसमें कौन कौन सी लेयर होती है? नेटवर्क इंटरफेस लेयर होती है, जो किन दो लेयर से मिलकर बनी होती है? डेटा लिंक लेयर। अगर OSI की लेयर से कंपैरिजन करें तो दो लेयर से मिलकर बनी होती है, एक तो डेटा लिंक लेयर और एक फिजिकल लेयर। इन दोनों को मिलाकर TCP/IP में एक लेयर बना दी गई जिसको कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस लेयर। अच्छा, दूसरा आता है जो नेटवर्क लेयर को हमने नेटवर्क लेयर ही बोला, ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर ही बोला। और लेकिन ऊपर वाली जो 3 लेयर है OSI की, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इन तीनों को मिलाकर एक एप्लीकेशन सिंगल लेयर बना दी गई। तो टोटल TCP/IP में कितनी लेयर्स होती है? 4 लेयर्स होती है। नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। इसमें और देख लेता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, इसको भाई, इस वाली जो लेयर है उसको अपन नेटवर्क एक्सेस लेयर भी बोलते हैं, है ना। और जस्ट इसका उल्टा किया हुआ है ना। नेटवर्क एक्सेस लेयर सेकंड को इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं, है ना। फिर आगे तो ट्रांसपोर्ट लेयर वगैरह है ही। तो टोटल भाई 4 तरह की लेयर्स होती है। और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ऑब्वियसली हमने देख चुके हैं कि 4th लेयर का नाम क्या है भाई। 4th लेयर एप्लीकेशन लेयर ही है, जो सबसे ज़्यादा ऊपर थी, है ना, वो 4th लेयर होती है। इसमें क्या होता है, सारों में OSI लेयर में और TCP/IP में नीचे से स्टार्ट होता है, नीचे से 1, फिर 2 लेयर, फिर 3 लेयर और फिर 4 लेयर, इस प्रकार से स्टार्ट होता है। चलिए, इसके बाद में आता है FTP की फुल फॉर्म क्या है। FTP के, अगर आपने कोई ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की है मेरी, तो फिर इसमें देखिए FTP का मैंने प्रैक्टिकल भी करा रखा है आपको कि किस तरीके से किसी एक के फ़ोन से उसको बिना पता चले आप उसकी फ़ाइलों को मतलब ले सकते हैं, चुरा सकते हैं बेसिकली, है ना। वो किस प्रकार से होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से होता है। बस थोड़ी सी देर उसके फ़ोन का एक्सेस मिल जाए हमें, बाकी सारा काम अपन कर सकते हैं।
चलिए, डेटा ट्रांसफ़र के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले सर्वर का नाम क्या है? डेटा ट्रांसफ़र के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले सर्वर का क्या नाम है? वो क्या होता है? फाइल सर्वर। भाई इसका नाम ही फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, तो उसमें फाइल सर्वर ही काम आएगा। इसके बाद में आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक प्रोटोकॉल यानी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? इन सब में देखिए, जावा पीछे ए लगा हुआ है, वैसे एक लैंग्वेज है तो ये नहीं है। पीएचपी एक लैंग्वेज है तो ये नहीं है ना। इसके बाद में एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। बचा क्या? एचटीटीपी, पीछे पी लगा हुआ है यानी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ लिख के बताइए, ठीक है? नहीं तो आपको माता रानी का श्राप लग जाएगा, है ना। चलिए, HTTP का पोर्ट नंबर क्या है? HTTP का पोर्ट नंबर क्या है भाई? पोर्ट 80 पे, वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी फेमस क्वेश्चन। HTTP कौन से पोर्ट पे काम करता है? वो काम करता है पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। चलिए, अगली बात पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है हमारे, मेल यानी ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? वो कौन सा होता है? SMTP। SMTP। अब SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? वो अगला ही क्वेश्चन है, ठीक है। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है भाई अपने सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दोबारा सुन लीजिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी ईमेल को सिंपली ट्रांसफ़र करने वाला प्रोटोकॉल, है ना। चलिए, इसके बाद में आता है DHCP। DHCP के बारे में मैंने काफ़ी बार आपको बताया हुआ है ना, पर्सनली। DHCP की फुल फॉर्म क्या होती है? DHCP की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये DHCP की फुल फॉर्म होती है। ये करता क्या है? DHCP हमें कोई भी जो डिवाइस है उसको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस दे देता है। जैसे हमने कोई प्रिंटर लगाया है, अब प्रिंटर तो हमें वापस प्रिंटर की सेटिंग में जाओ, उसका आईपी एड्रेस डालो, है ना। तो अगर उसको नेटवर्क से हमें जोड़ना है किसी भी प्रिंटर को, तो हमें कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल हमें दिखाई भी देता है। कहाँ पे दिखाई देगा? अगर हम हमारे वाईफाई की सेटिंग्स में जाते हैं तो ये प्रोटोकॉल हमें दिखाई दे जाता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन हम खुद कर पाते हैं। DHCP कैसे काम करता है? कैसे काम करता है भाई DHCP? ये क्या होता है? क्लाइंट सर्वर होता है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है DHCP, ओके। इसके बाद में आता है मेल को प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? देखो, मेल को प्राप्त करना है तो हमें कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा भाई? POP3 प्रोटोकॉल। इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं भाई? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में करते हैं। आउटलुक ज़रूर एक बार चला के देखना, आउटलुक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। हालांकि मेरे ख्याल से अब शायद माइक्रोसॉफ्ट ने इसको हटा दिया है आउटलुक को, लेकिन जब चलता था तो बहुत ही बढ़िया चलता था। इसमें आप क्या कर सकते हैं? अपने जितना भी जीमेल का जो ईमेल्स वगैरह हैं वो सारे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन, ठीक है। तो ये सारा काम अपन कर सकते हैं। और किससे, कौन से प्रोटोकॉल से कर सकते हैं? POP3 प्रोटोकॉल। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, उस कंप्यूटर का नाम क्या है जो इंटरनेट के। चलिए, अगला क्वेश्चन, एक सक्रिय प्रोटोकॉल से सूचना को संग्रहित करने यानी स्टोर करने और पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सा खुला प्रोटोकॉल है? इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा। विच वन इज़ द ओपन प्रोटोकॉल? ओपन प्रोटोकॉल यूज टू स्टोर करने के लिए और रिट्राइव यानी वापस प्राप्त करने के लिए किसको? इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी से इंफॉर्मेशन को वापस प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? वो होता है LDAP। LDAP।
चलिए अगला आता है अपने मॉड्यूल नंबर 4 आता है, मॉड्यूल नंबर 4, यानी इसको मैं बोलूँगा मॉड्यूल नंबर 13 बोल देते हैं इसको, है ना। ये है भाई अपना कौन सा, शेयरिंग, इंटरनेट, प्रोजेक्शन, ट्रबल शूटिंग, कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। तो देखिए आपकी जो ब्रांच है ना वो अपने आप में इतनी बढ़िया है, इतनी शानदार ब्रांच है ये, कि आपको इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती है जो आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेगी। तो बहुत अच्छी ब्रांच है, इसमें जितना नॉलेज है वो कहीं नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट क्या है। क्या है भाई इंटरनेट, ज़रा देखते हैं। ये है नेटवर्कों का नेटवर्क, है ना, उस्तादों का उस्ताद जैसे, है ना। क्या होता है, नेटवर्कों का नेटवर्क है, वो क्या कहलाता है भाई, इंटरनेट कहलाता है। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, TCP/IP क्या है। क्या है भाई TCP/IP, ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। और ये क्या है, TCP/IP एक मॉडल भी है, जैसे OSI मॉडल है वैसे TCP/IP एक मॉडल भी है। इसके बाद में आता है ISP का फुल फॉर्म क्या है। क्या है भाई ISP की फुल फॉर्म, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, है ना, जियो, ये सारे क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है। इसके बाद में आता है TCP/IP मॉडल में सबसे निचली लेयर कौन सी है। कौन सी है भाई, सबसे निचली लेयर यानी लेयर नंबर 1 बोल देते हैं इसको, वो कौन सी है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर ये 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, एक फिजिकल लेयर और एक डेटा लिंक लेयर। यानी इसके बराबर में अगर OSI को खड़ा कर दें तो OSI में फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर होगी। इसके बाद में आता है, किस देश ने DARPA परियोजना को विकसित की थी। DARPA परियोजना को विकसित करने वाला कौन था, अमेरिका, ठीक है। चलिए इसके बाद में आता है HTML की फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये जिस प्रोटोकॉल का यूज़ करती है वो क्या होती है, HTTP, यानी HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका यूज़ करती है। चलिए इसके बाद में आता है DNS की फुल फॉर्म क्या है। DNS क्या होता है, DNS ये होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। DNS के बारे में मैंने अलग से बता रखा है आपको, अगर आप बोलोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा DNS के बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, गूगल नहीं है। देखिए गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है ना, एक सर्च इंजन है। और आइडिया क्या है, ये एक ISP है जो कि अब बंद हो चुका है ना। इन दोनों को मिलाकर वाई बन चुका है, VI, है ना। वोडाफोन आइडिया मिलकर ISP बन चुके हैं, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऐसी कंपनियां जो इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करती हैं। और एयरटेल ने तो आपको पता ही है, ये सेकंड लार्जेस्ट ISP बन चुका है। अभी इसने 5G के ऑक्शन में भी शामिल किया है, पता नहीं कितने करोड़ों, है ना, कितने टोटल 5G के ऑक्शन में शामिल होने वाला कितने रुपए भारत सरकार ने कमाए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे ख्याल से 1.5 लाख करोड़, है ना, अपन गिन भी नहीं सकते हैं इतने रुपए एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, है ना, इन सब ने मिलकर भारत सरकार को दिए हैं और ऑक्शन जीता है 5G का। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इस वीडियो को बहुत बाद में देख रहे हैं तो आपको पता चल गया हो कि 5G अपनी दुनिया में आ चुका है। और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर,
है ना। URL इसकी फुल फॉर्म होती है, देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म क्या होती है, इसके कितने भाग होते हैं भाई, इसके 4 भाग होते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के। ठीक है, मैं एक बार वाईफाई ऑफ कर देता हूँ। चलिए, तो इसके बाद में आता है अपने अगला क्वेश्चन आता है, वेब ब्राउज़र कौन सा है, वेब ब्राउज़र कौन सा है, कौन सा है भाई वेब ब्राउज़र। ये है अपना गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, जो इंटरनेट को ब्राउज़ करने में काम आते हैं। ब्राउज़ यानी उसको सर्च करना, इधर उधर ढूंढना, है ना, भटकते फिरना इंटरनेट पर, वो कौन कराता है भाई, इंटरनेट ब्राउज़र्स करवाते हैं। और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, इसके बाद में क्या हो गया, सफारी हो गया, और ओपेरा मिनी। इस पे तो आप बहुत अच्छे अच्छे काम करते होंगे, ओपेरा मिनी पे मुझे पता है ना। इसके अलावा आता है बहुत सारे आते हैं। अच्छा, इसके बाद में एक और है ओनियन ब्राउज़र। ओनियन ब्राउज़र का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जो अपने डार्क वेब जो होती है ना, डार्क वेब, उस पे ये काम करता है। और डार्क वेब को सर्च करने के लिए ओनियन ब्राउज़र काम आता है। चलिए, अच्छा, और आपने ये भी देख लिया, MS एक्सेल कोई वेब ब्राउज़र नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ये भी एक सॉफ्टवेयर है MS पेंट जो है ना। पेज मेकर से हम PDFs बना सकते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है ना। चलिए, इसके बाद में आता है फेसबुक किस प्रकार की वेबसाइट है, किस प्रकार की वेबसाइट है, ये सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट है। अच्छा, फेसबुक से पहले जो सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट चलती थी वो क्या थी भाई, ऑरकुट थी। और आज भी इसकी वेबसाइट आपको ज़रूर मिल जाएगी, और बहुत ही अच्छी थी। मेरे को आज भी ऑरकुट बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका जो सिस्टम चलता था वो। चलिए, इंटरनेट का आविष्कार पहली बार कब किया गया था, इंटरनेट का आविष्कार पहली बार 1950 में किया गया था। ठीक है, एरपानेट ने किया था क्या, ज़रा आप सर्च करके मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंटीवायरस कौन सा नहीं है। तो इनमें से हमें ये चूज़ करना है कि कौन सा एंटीवायरस नहीं है। कैस्परस का एक एंटीवायरस है, क्विक हील टोटल एक एंटीवायरस है ना, नॉर्टन 360 एक एंटीवायरस है ना। तो कौन सा नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, इसके बाद में आता है, कितने प्रकार की नेटवर्क सुरक्षा उपलब्ध होती है, कितने प्रकार की नेटवर्क सुरक्षा उपलब्ध होती है, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। इसके बाद में आता है, कंप्यूटर नेटवर्क में भौतिक और तार्किक यानी फिजिकल और लॉजिकल सिक्योरिटी यानी सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी का उपयोग किया जाता है, यानी नेटवर्क सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है VPN। VPN तो से तो आप मतलब बहुत बार खेले हुए हैं, है ना, बहुत पहुँचे हुए आदमी हो आप सब लोग, है ना। VPN की फुल फॉर्म तो याद कर लो। VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, है ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखिए, VPN का आविष्कार जो हुआ था वो बहुत ही अच्छे कामों के लिए हुआ था, और आज इसका प्रयोग जनसंख्या वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए, नेटवर्क सुरक्षा यानी नेटवर्क सिक्योरिटी का उपकरण कौन सा है, नेटवर्क सिक्योरिटी का कौन सा है भाई, क्या है उपकरण, कौन सा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का पैकेज। ये है हमारा आंसर। इसके बाद में आता है, नेटवर्क सुरक्षा में सॉफ्टवेयर डॉस से वंचित क्या है, डॉस से वंचित क्या है, वो है थ्रेट। ठीक है, ज़रा इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डिनाइल ऑफ सॉफ्टवेयर,
है ना, डिनाइल ऑफ सॉफ्टवेयर इन नेटवर्क सिक्योरिटी। डिनाइल ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, वो हमारे क्या आ गया, थ्रेट होता है। इसके बाद में आता है नेटवर्क समस्या का निवारण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी इतनी देर से वीडियो देखनी है ना, आप भी कंटिन्यूसली चलते जाइए, है ना, तो रुकिए मत। जिस दिन आप कभी रुक गए, एक बार आप अगर वीडियो को देखने से रुक गए तो आप फिर आगे पढ़ नहीं पाओगे, है ना। तो कंटिन्यूटी बहुत अच्छी है, मैं देख लेता हूँ 40 मिनट तक अपन पढ़ लिए हैं एक साथ में, है ना। तो वीडियो को पॉज मत कीजिए, एक बार देख रहे हैं तो लगातार देखते रहिए, उसको सुनते रहिए। चलिए, नेटवर्क समस्या निवारण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वो होता है वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, इसके बाद में आता है किसी विशेष उपकरण को आईपी एड्रेस का निर्धारण करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। आईपी एड्रेस का निर्धारण करने के लिए हमें पता करना है कि आईपी एड्रेस कौन सा है, या पर्टिकुलर आईपी एड्रेस किसी को देना है, तो हम किस कमांड का उपयोग करेंगे, आईपी कॉन्फ़िग। जनरली आप डॉस या कमांड प्रॉम्प्ट में जाके इस कमांड को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आता है नेटवर्क समस्या का निवारण करने के लिए पहला कदम क्या है। भाई नेटवर्क अगर नहीं आ रहा है, मान लीजिए हमारा कंप्यूटर किसी से जुड़ा हुआ है, किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, और हमें पता करना है कि कहीं वायरिंग में तो खराबी नहीं है, है ना। आप बैठे बैठे ये पता कर सकते हैं कि आपके नेटवर्क में कौन कौन से कंप्यूटर शुरू है और कौन कौन से बंद हो चुके हैं। वो किसके द्वारा कर सकते हैं, पिंग कमांड के द्वारा कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने, नेटवर्क टूल का नाम क्या है जो यह जांचने में उपयोग करता है कि सभी केबल ठीक से समेटे हुए हैं कि नहीं है। तो वो कौन सा है भाई, केबल परीक्षक। केबल परीक्षक यानी केबल को चेक करने वाला केबल टेस्टर। ओके। इसके बाद में आता है मार्ग में पता लगाने के लिए नेटवर्क में किस कमांड का उपयोग किया जाता है। मार्ग का पता करने के लिए, यानी इसको थोड़ा इंग्लिश में देखना पड़ेगा, कौन सी कमांड यूज़ में आती है नेटवर्क को के रूट को ट्रेस करने के लिए। ट्रेस करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है, ट्रेसरेट, है ना। ट्रेसरेट का उपयोग किया जाता है, TRACERT। ओके। इसके बाद में आती है वायरलेस नेटवर्क की समस्या का निवारण में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वायरलेस नेटवर्क की समस्या का निवारण में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, वो है वायरलेस लोकेटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है कंप्यूटर और नेटवर्क सर्विलियंस। सर्विलियंस क्या होती है, क्या होती है भाई, नेटवर्क और कंप्यूटर सर्विलियंस। सर्विलियंस का मतलब ही होता है किसी की गतिविधि पे निगरानी रखना, वही होती है अपनी सर्विलियंस। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, पैकेट कैप्चर का दूसरा नाम क्या है। पैकेट कैप्चर का दूसरा नाम क्या है, पैकेट स्निफिंग। पैकेट स्निफिंग दूसरा नाम है इसका। इसके बाद में आता है कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों पर नेटवर्क की निगरानी के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है नेटवर्क पर निगरानी के लिए, ओपन DNS होम VIP नाम के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है किस उपकरण का नाम क्या है जो फिजिकल एड्रेस के आधार पर अग्रेसिव डाटा के लिए उपयोग किया जाता है। ज़रा इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। व्हाट इज़ द नेम, यानी नाम क्या है उस डिवाइस का जो कि यूज़ किया जाता है किसके लिए, फॉरवर्ड डाटाबेस ऑन फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस पे फॉरवर्ड डाटाबेस के ऊपर, है ना। तो उस डिवाइस का नाम क्या है ये पूछ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं भाई, ब्रिज कहते हैं। ठीक है, ब्रिज क्या करता है,
डेटा को आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। इसके बाद में आता है कंप्यूटर नेटवर्क के संचार और इंटरकनेक्शन BW उपकरणों के लिए कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाता है? किसके लिए? ज़रा इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। विच डिवाइसेस आर यूज टू कम्युनिकेशन, किसके लिए? कम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन। BW नहीं था, वो बिटवीन था भाई, है ना। BW देखा, ये अनुवाद है अपना खतरनाक। चलिए, बिटवीन डिवाइसेस ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क के डिवाइसेस के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो फिर कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? नेटवर्किंग डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा। और नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं भाई? अपना राउटर हो गया, है ना, मॉडेम हो गया, ब्रिज हो गए, ये सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, है ना। चलिए, इसके बाद में आता है कौन सा उपकरण रिमोट मैनेजमेंट उपयुक्त होता है? कौन सा उपकरण रिमोट मैनेजमेंट में उपयुक्त होता है? कौन सा होता है? WAN, WAN, वैन मैनेजमेंट, ठीक है। वो क्या करता है? अपना जो भी रिमोटली किसी को मैनेज करना होता है तो वो कर सकते हैं उससे। इसके बाद में आता है नेटवर्क सर्विलियंस। नेटवर्क सर्विलियंस बताइए था, सर्विलियंस क्या होता है अपने? डेटा ट्रैफिक कंप्यूटर के लिए मौद्रिक डेटा। वैसे सर्विलियंस होता क्या है? मतलब किसी के पे निगरानी रखना, वही क्या कहलाती है? अपने सर्विलियंस कहलाती है ना। तो आंसर इसका क्या होगा? इंग्लिश में अपन को चेक करना पड़ेगा। टू मॉनिटरी, यानी डेटा को मॉनिटर करना, है ना। ट्रैफिक कंप्यूटर, डेटा ट्रैफिक, टू मॉनिटरी डेटा ट्रैफिक कंप्यूटर, यानी सर्विलेंस यही होता है, किसी भी डेटा को मॉनिटर करना, उसकी देख रेख करना कि किस प्रकार से क्या चीज़ें हो रही है। इसके बाद में आता है फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? क्या है भाई फायरवॉल का मुख्य कार्य? प्रोटेक्ट करना, यानी बचाना। किससे बचाना? हार्मफुल जो भी डेटा आ रहा है, ये मान लीजिए अपनी फायरवॉल है तो इधर से कोई वायरस आ रहा है और अगर यहाँ पे अपना क्या पड़ा है PC, तो ये फायरवॉल अनवांटेड पैकेजेस जो भी आते हैं, है ना, ऐसे उठ के कोई वायरस आ गया तो उससे बचा लेता है फायरवॉल। हालांकि ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए हमें एंटीवायरस का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में आता है कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट अटैक से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अगर इंटरनेट अटैक से बचाना है तो फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। फायरवॉल काफ़ी हद तक जो है अटैक से हमें बचा लेता है। चलिए, इसके बाद में आता है वायरलेस नेटवर्किंग की अवधि में SSID क्या फुल फॉर्म क्या है? SSID क्या होती है भाई? जो अपना वाईफाई का नाम होता है ना, वही SSID कहलाती है। ये दूसरी बार आ रहा है क्वेश्चन, है ना। सर्विस सेट आइडेंटिफायर, सर्विस सेट आइडेंटिफायर SSID का फुल नाम होता है। चलिए, फायरवॉल का दूसरा नाम क्या होता है? फायरवॉल का दूसरा नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं गेटवे। देखिए, मैंने बोला था ना, गेटवे को, फायरवॉल को गेटवे भी बोलते हैं, लेकिन ये क्या होता है? एक सिक्योरिटी गेटवे होता है, यानी ये चेक करता है कि डेटा सिक्योर है कि नहीं है, तभी आगे भेजता है। अच्छा, कितने प्रकार की फायरवॉल होती है? कितने प्रकार की होती है? टोटल 3 प्रकार की फायरवॉल होती है। इसके बाद में आता है राउटर का क्या कार्य है? राउटर का क्या कार्य होता है भाई? वो होता है अम्पिक को पैकेट फॉरवर्ड करना। अम्पिक ने इंग्लिश में देखना पड़ेगा इसको, अम्पिक नहीं है, देखो, फॉरवर्ड द पैकेट टू अप लिंक्स, यानी कि ऊपर की तरफ पैकेट्स को भेजना, आगे की तरफ भेजना बेसिकली, है ना। ये ही क्या काम होता है? किसका काम होता है? राउटर का काम होता है। और जहाँ नहीं भेजना होता वहाँ ये नहीं भेजता है। इसके बाद में आता है नेटवर्क लिंक द्वारा कौन सा मॉडल का प्रयोग किया जाता है जो डेटा लिंक परत पर काम करता है? डेटा लिंक परत पर काम करता है, वो है OSI मॉडल। OSI मॉडल, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, हिंदी में अनुवाद इसका सही नहीं किया गया है।
विच मॉडल, यानी ये मॉडल का नाम पूछ रहा है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ यूज्ड बाय नेटवर्क स्विच दैट वर्क्स ऑन डेटा लिंक लेयर, जो कि डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ऐसा कौन सा मॉडल है भाई? टीसीपी आईपी जो मॉडल है, टीसीपी आईपी मॉडल में तो डेटा लिंक लेयर होती ही नहीं है, तो बचा कौन सा? ओएसआई मॉडल बचा है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, ये अपना पेज आ गया, इसका मॉड्यूल का लास्ट पेज आ गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें टाइम हो चुका है 51 करके। चलिए, तो दूर संचार में कौन से उपकरण का उपयोग होते हैं जो दो नेटवर्कों को अलग अलग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को जोड़ते हैं? भाई प्रोटोकॉल्स को जोड़ने वाला मैंने 3-4 बार बता चुका हूँ, क्या होता है? गेटवे होता है। गेटवे क्या करता है? दो तरह के प्रोटोकॉल्स को जोड़ता है। इसके बाद में क्रिप्टोग्राफी क्या है भाई? क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? सीक्रेट राइटिंग, है ना, सीक्रेट राइटिंग। जैसे हम बचपन में हमारी चेस और स्मै वाली जो लैंग्वेज बोलते थे, है ना, जिससे सामने वाले तीसरे आदमी को पता नहीं चलता था कि हम लोग दोनों क्या आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो वैसे उसी प्रकार से क्या होती है? सीक्रेट राइटिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। इसके बाद में क्रिप्टोग्राफी में सीफर क्या है? ये चीपर नहीं है ना, सीफर है। सीफर टेक्स्ट होता है ना भाई। देखो क्रिप्टोग्राफी के अंदर अगर मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ा बहुत समझाया है इसके बारे में कि क्रिप्टोग्राफी में हम लोग जो नॉर्मल टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? सीफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। और ये कब आता है? जब उस पर एनक्रिप्शन हम करते हैं, तब वो नॉर्मल टेक्स्ट सीफर टेक्स्ट में बदल जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एनक्रिप्ट और डिक्रिप्शन परफॉर्मिंग करने के लिए एल्गोरिदम वो है इसका आंसर। ठीक है, ये सीफर होता है। अच्छा, आगे अपना सीफर टेक्स्ट, उस प्रक्रिया का नाम बताइए, है ना, प्रक्रिया का नाम पूछ रहा है जिसके द्वारा सीफर टेक्स्ट को क्रिप्टोग्राफी में प्लेन टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है। देखो, सीफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। पहले देखिए, प्लेन टेक्स्ट को सीफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, है ना। पहले तो बात हमने ये देखी थी कि प्लेन टेक्स्ट को अगर सीफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एनक्रिप्शन बोलते हैं। और इसका जो उल्टा होता है वो क्या कहलाता है? डिक्रिप्शन कहलाता है। डिक्रिप्शन कहलाता है। ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हमारे, देखो आपने कर रखा होगा, अगर आपने विंडोज़ में बिट लॉकर अगर यूज़ कर रखा है तो बिट लॉकर क्या होता है? विंडोज़ का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि पूरी की पूरी ड्राइव को लॉक कर सकता है। यानी आपने अपना कोई भी जनसंख्या बढ़ाने वाला डेटा अगर उसमें डाल रखा है ना, तो आप उसको लॉक कर सकते हैं, पूरी की पूरी ड्राइव को लॉक कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद में आता है WPA की फुल फॉर्म क्या है? WPA की फुल फॉर्म क्या है? वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, इसका नाम होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। चलिए, इसके बाद में आता है निम्न में से कौन सा मजबूत सुरक्षा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है? माना क्या नहीं, स्टैंडर्ड कौन सा है जो मजबूत सुरक्षा का स्टैंडर्ड है? सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा होता है? NEP होता है। NEP का सिस्टम होता है। और सबसे वीक कौन सा होता है भाई? WPA। WPA मेरे ख्याल से सबसे वीक होता है। इनमें से तो सबसे वीक WPA ही है। चलिए, अब आ गया अपने मॉड्यूल नंबर 5 जो कि हम अगली वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली करेंगे। चलिए, अभी के लिए धन्यवाद।